क्या हुआ था 90 के इन बेहतरीन सिंगर्स के साथ। 90 के दौर में कुछ ऐसे गायक भी हुए जिन्होंने कई पॉपुलर गाने गाए, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वह बॉलीवुड से गायब हो गए। अच्छी आवाज और टैलेंट होने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिला और वह गुमनाम हो गए। बात करेंगे आज ऐसे ही 90 के दौर के कुछ अच्छे गायकों के बारे में जिन्होंने हिट गाने तो दिए लेकिन फिर अचानक गुमनामी की दुनिया में खो गए। सिंगर बाबला मेहता ने 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल के साथ दिल है कि मानता नहीं और सड़क जैसी हिट फिल्मों के गाने गाए थे। ये सारे गाने हिट साबित हुए थे। इन्होंने 1979 में फिल्म चांदनी के सॉन्ग तेरे मेरे होठों से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा इन्होंने बेटा, छोटा सा घर, नामचीन, तहलका आदि फिल्मों के लिए भी गाने गए। 1995 की फिल्म आतंक ही आतंक उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन यह अपनी इस कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाए और टी सीरीज के लिए लाइव कंसर्ट और भजन तक ही सीमित रह गए। दोस्तों, आपने रोजा फिल्म का गाना दिल है छोटा सा तो सुना ही होगा और यह कर्णप्रिय आवाज किसकी है शायद आप जानते भी नहीं होंगे। इस गाने की सिंगर मिनमिनी है। 1992 में आई फिल्म रोजा पहले तमिल में रिलीज हुई थी, जिसके बाद तमिल का गाना चिन्ना चिन्ना का हिंदी वर्जन भी इन्होंने ही गाया। इसके अगले साल ही इन्होंने लंदन में एक कंसर्ट में अपनी आवाज खो दी थी, जिसके बाद बहुत इलाज करवाया और 1995 में आई एक कन्नड़ फिल्म से कम बैक किया, लेकिन साउथ के ही कुछ और गाने गाने के बाद यह फिर से गायब हो गई। आज ये अपने पति के साथ एक म्यूजिक स्कूल चलाती हैं। 1990 में आई सैलाब फिल्म का माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया गाना हमको आजकल है इंतजार गाने को कौन भूल सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने को गायिका अनुपमा देशपांडे ने गाया था। उन्होंने 1984 में आई फिल्म सोनी महिवाल के गीत सोनी चेनाब से पुकारे से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और इसी पहले गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। इन्होंने अपने पूरे करियर में कई भाषाओं में लगभग 22 फिल्मों में 124 गाने गाए, लेकिन इनके हिट गाने कुछ ही रहे। उन्हें अच्छे मौके भी नहीं मिल पाए और वह गुमनामी में खो गई। इस लिस्ट में अगला नाम है सिंगर विपिन सचदेव का। 90 के दशक में आई सलमान खान की म्यूजिकल हिट फिल्म सनम बेवफा के गाने तो आपने सुने ही होंगे। इस फिल्म के सभी गीतों को लता मंगेशकर के साथ विपिन सचदेव ने अपनी आवाज दी थी और सारे गीत पॉपुलर हुए थे। इसी साल इन्होंने 1991 की हिट फिल्म साथी का गाना याराना यार का कुमार सानू के साथ गाया था। इसके बाद उन्होंने बेटा, बेवफा से वफा, जुनून, जानम, चांद का टुकड़ा, एक ही रास्ता, खलनायिका, मुकाबला जैसी हिट फिल्मों के गाने गाए। 1997 में आई फिल्म सलमा पे दिल आ गया उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने टी सीरीज के लिए कुछ एल्बम के गाने गाए और गायब हो गए। अब बात करते हैं सिंगर सारिका कपूर की। 1987 में आई फिल्म डांस डांस से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1992 में आई फिल्म पनाह के गाने से, जिसे उन्होंने साधना सरगम के साथ गाया था। इसके बाद इन्होंने 20 साल बाद लश्कर, काला बाजार, घर का चिराग, खून का सिंदूर आदि फिल्मों में गाने गाए, लेकिन अफसोस इन्हें पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद इन्होंने 2001 में आई फिल्म दिल आशिकाना से वापसी की और उसके बाद तुमसे अच्छा कौन है, राज, दिल का रिश्ता, परवाना, दोस्ती आदि फिल्मों में गाने गाए। नदीम श्रवण के साथ इन्होंने एक से एक हिट गाने गाए, लेकिन नदीम श्रवण की जोड़ी टूटने के बाद यह भी बॉलीवुड से गायब हो गई। बस एक गलती और बर्बाद हो गया। कहीं तो होगा कि राजीव खंडेलवाल का करियर। दोस्तों, कभी एक जमाने में टीवी पर सीरियल आया करता था। कहीं तो होगा उस टीवी सीरियल का हीरो सुजल घर घर में इतना फेमस हुआ था कि सभी लोग उसे सुजल के नाम से ही पहचानने लगे थे। एक हैंडसम लड़का और टीवी की दुनिया का शाहरुख खान कहा जाने वाला यह आर्टिस्ट, जिसे आने वाले समय में टीवी का बेताज बादशाह समझा जा रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस हीरो का करियर ऐसे तबाह हुआ कि यह गुमनाम हो गया और छोटे छोटे रोल के लिए धक्के खाने लगा। क्या आप जानते हैं उनका एक फैसला उनका पूरा करियर खा गया? कौन है यह अभिनेता और क्या थी उनकी सबसे बड़ी गलती? चलिए जानते हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं टीवी के मशहूर एक्टर राजीव खंडेलवाल के बारे में। राजीव का जन्म 16 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ये हमेशा से हीरो बनना चाहते थे। तभी 2002 में दिल्ली में रहते हुए ऑडिशन के बारे में पता चला। जब ऑडिशन देने पहुंचे तो देखा वहां पर तो पूरी दिल्ली ऑडिशन देने आई थी। घबराकर वापस जाने लगे तो प्रोडक्शन के मेंबर विशाल मेहरा की नजर उन पर पड़ गई। राजीव को बुलाया गया और भीड़ से हटकर ऑडिशन दिलवाया गया। उन्हें सुजल और पीयूष दोनों के ऑडिशन देने के लिए कहा गया। उन्होंने कैमरा टेस्ट दिया और वापस चले आए। लेकिन 4 दिन बाद बालाजी से उनके पास कॉल आ गया और उनको ऑफिस बुलाया गया, जहां उन्हें क्या हादसा क्या हकीकत शो दे दिया गया। सुजल वाले रोल के बारे में पूछा तो पता चला वह किसी और को दिया जा चुका है। लेकिन एक दिन अचानक एकता कपूर ने राजीव को बुलाया और बोली कि मैं चाहती हूं तुम सुजल का रोल करो, क्योंकि अभी जो सुजल है उसे हटाया जा रहा है। राजीव ने फौरन हाँ बोल दिया और उन्हें मिल गया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा किरदार कहीं तो होगा में सुजल का। कशिश बनी। आमना शरीफ और सुजल बने राजीव खंडेलवाल की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और इस एक किरदार ने राजीव को सुपरस्टार बना दिया। हर जगह उनके चर्चे होने लगे और सुजल हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक मशहूर हो गया। इसके बाद उनके पास काम की झड़ी लग गई। टाइम बॉम्ब, डील या नो डील, लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे कई शो उन्हें मिल गए। लड़कियां उनकी दीवानी हो चुकी थीं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनके घर के चक्कर लगाने लगे थे। इन्हें खूब शोहरत मिली। महंगी गाड़ियां, घर, सब कुछ उनके पास हो गया था। सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनका अर्श पर चल रहा करियर फर्श पर आ गया। हुआ ऐसा कि फिल्मों के भी अच्छे ऑफर्स आ रहे थे और 2008 में इन्होंने टीवी को छोड़ दिया और फिल्मों में चले गए। लेकिन फिल्मों में किस्मत आजमाने के चक्कर में इनका अच्छा खासा करियर बर्बाद हो गया। पहले आमिर फिल्म की और एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। इसके बाद संजय लीला भंसाली की तरफ से फिल्म का ऑफर आया। सब कुछ छोड़कर राजीव उस फिल्म की तैयारी में लग गए। लेकिन 1 साल बाद पता चला कि वह फिल्म नहीं बन रही है। एक बड़े बैनर की फिल्म इसके बाद ऑफर हुई, लेकिन राजीव को स्क्रिप्ट समझ नहीं आई और उन्होंने मना कर दिया।
दिया। बाद में वह फिल्म बनकर सुपर डुपर हिट हो गई। बाद में राजीव ने शैतान, साउंड ट्रैक, विल यू मैरी मी, टेबल नंबर 21, इश्क एक्चुअली और पीटर गया काम से जैसी सभी फ्लॉप फिल्में दी और उनके नाम के आगे महाफ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया और टीवी से सुपरस्टार बने राजीव को कुछ ही सालों में सुपर फ्लॉप एक्टर बना डाला। इसके बाद उन्हें छोटे मोटे रोल ऑफर होने लगे और उन्हें इन्हीं से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर बर्बाद हो गया और वह गुमनाम हो गए। कैसे एक थप्पड़ ने इस अभिनेता का करियर बर्बाद कर दिया और गांव में रहने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कैसे एक घटना किसी का पूरा करियर बर्बाद कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है। यह अभिनेता टीवी से खूब शोहरत पाई और घर घर में फेमस हो गया, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी ने पूरा करियर चौपट कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अर्श पर चल रहा करियर एक झटके में फर्श पर आ गिरा? कौन है यह अभिनेता? चलिए जानते हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं टीवी के पृथ्वीराज चौहान और दियाबाती के सूरज यानी कि अनस रशीद की। अनस का जन्म पंजाब में हुआ था। ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो पिज्जा बर्गर का छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर बिजनेस करने लगे, लेकिन 2003 में मिस्टर पंजाब प्रतियोगिता होने जा रही थी। दोस्तों के कहने पर अनस ने भी उस प्रतियोगिता में भाग ले लिया और अनस मिस्टर पंजाब बन गए। इसके बाद कुछ पंजाबी म्यूजिक वीडियो में काम मिला और मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। 2005 में एक दिन उनके एक्टर दोस्त पंकित ठक्कर का इनके पास फोन आया और टीवी शो में काम करने के बारे में पूछा तो पता चला बालाजी का शो है और अनस ने फौरन हाँ बोल दिया। एकता कपूर से बात हुई, ऑडिशन दिया और ऑडिशन में पास भी हो गया और शो मिला क्या होगा, निम्मो का। लेकिन किसी वजह से शो अटक गया और अनस को कहीं तो होगा शो दे दिया गया और पहले ही शो से उनकी पहचान बन गई और अनस हिट हो गए। इसके बाद निम्मो भी शुरू हो गया और उसमें भी काम करने लगे। इसी दौरान एक बड़ा शो मिला पृथ्वीराज चौहान और इसके किरदार से घर घर में छा गए। इसके बाद उन्हें वह शो मिला जिसको करने के बाद टीवी की दुनिया में अनस छा गए और वह था दिया और बाती हम। दीपिका सिंह के साथ सूरज का रोल निभाते हुए अनस घर घर में फेमस हो गए। इस शो के आने के बाद बड़े बड़े सितारों को दीपिका और अनस ने पीछे छोड़ दिया। इनका यह सीरियल कई सालों तक टीआरपी के मामले में नंबर 1 बना रहा और अनस इतने मशहूर हो गए कि टीवी के सुपरस्टार बन गए। लेकिन अचानक किस्मत में ऐसी बाजी मारी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। 9 मार्च 2015 को इसी शो के लिए दीपिका और अनस के बीच एक सीन शूट होना था जिसमें उनको दीपिका को कमर से पकड़ना था, लेकिन आखिरी मौके पर डायरेक्टर ने उस सीन को बदल दिया और गलती यह हुई कि डायरेक्टर का इशारा अनस समझ नहीं सके और नए सीन के हिसाब से एक्शन बोला गया, लेकिन अनस ने पुराने सीन के हिसाब से दीपिका को कमर से पकड़ लिया। उनकी इस हरकत से दीपिका गुस्से से लाल पीली हो गई और सबके सामने उनको तमाचा जड़ दिया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि दीपिका को अनस से खुन्नस निकालनी थी। इसकी वजह उनके असली पति रोहित राज थे जो पहले शो के डायरेक्टर थे और अनस और रोहित में कई बार खटपट भी हो चुकी थी। अनस ने शो मार्क्स को चेतावनी देकर रोहित को शो से बाहर निकलवा दिया था। इसी वजह से दीपिका पहले से ही गुस्से में थी और अब उन्हें मौका मिल गया था अपना गुस्सा अनस पर उतारने का। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि सिनेमा एसोसिएशन को बीच बचाव करने आना पड़ा। सब कुछ हुआ लेकिन दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं हुई और अचानक शो की टीआरपी भी गिर गई। मार्क्स ने शो को बंद कर दिया और थप्पड़ का बोझ भी अनस बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अभिनय की दुनिया को ही अलविदा कह दिया। अनस अपने गांव वापस चले गए और साल 2017 में अपने से 14 साल छोटी लड़की से शादी कर ली। आज उनके 2 बच्चे हैं और वह गांव में रहकर ही खेती करते हैं। क्यों इस मशहूर गायक को ईद की बधाई देने पर होना पड़ा आलोचना का शिकार? बॉलीवुड के एक वर्सेटाइल सिंगर जिनकी मीठी आवाज ने कई दलों को जीता, इनकी प्राइवेट एल्बम आज भी यूथ के एंथम माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं इस हिंदू गायक को हर धर्म के लिए समान आस्था रखने के कारण आलोचना का शिकार होना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बार बार अलग अलग मामलों में लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा और क्यों इन्हें बॉलीवुड में काम मिलना कम हो गया? जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शांतनु मुखर्जी यानी कि शान के बारे में। शान का जन्म 30 सितंबर 1972 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनके दादाजी संगीतकार और पिता संगीत निर्देशक थे, इसलिए बचपन से ही शान ने घर में संगीत का माहौल देखा था। 4 साल की उम्र से ही उन्होंने विज्ञापनों के लिए गाना शुरू कर दिया था और 17 साल की उम्र से इन्होंने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की और एल्बम्स के लिए भी गाने लगे। शान को असली पहचान उनके लिखे गाने भूल जा और तन्हा दिल से मिली। 1999 में आए उनके यह दोनों गाने सुपरहिट रहे। विशाल शेखर के द्वारा संगीतबद्ध किए गए फिल्म प्यार में कभी कभी के गाने मुसु मुसु हासी और वो पहली बार प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनके गाने थे। इसके बाद ओरे कांची, ये हवाएं, कोई कहे कहता रहे उनके सुपरहिट गाने रहे। इसके बाद लगन का घनन घनन, दिल है तुम्हारा से छाया है जो, और क्या दिल ने कहा का निकम्मा किया सभी को पसंद आए। इसके बाद साथिया, चुरा लिया है तुमने, झंकार बीट्स, जिस्म में उनके सभी गाने सुपरहिट रहे। इसके बाद कल होना हो के इट्स द टाइम टू डिस्को और कुछ तो हुआ है भी सुपरहिट है। खुशी से तेरे बिना, कोई मिल गया से इन पंछियों, मुन्ना भाई से सुबह हो गई मामू जैसे गानों ने शान के करियर को ऊपर चढ़ा दिया। तेरे नाम का ओ जाना, धूम का दिलबर शिकड़ुम, हम तुम का लड़की क्यों जैसे गाने इन्होंने गाए। डॉन का टाइटल सॉन्ग और फना का चांद सिफारिश सभी का फेवरेट बन गया। इसके बाद भी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने सुपरहिट गाने दिए। फिल्मों में गाने गाने के अलावा छोटे पर्दे पर भी इन्होंने जज के तौर पर काम किया और सारेगामा लिटिल चैंप्स और वॉइस ऑफ इंडिया जैसे टीवी शो को होस्ट भी किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 24 साल की उम्र में अपने 17 साल की गर्लफ्रेंड राधिका को समुद्र किनारे ले जाकर प्रपोज किया था और फिर 2000 में इन्होंने शादी कर ली। आगे चलकर उनके 2 बेटे हुए। अगर उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2022 में उनसे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह ट्रॉलर्स को कड़वा जवाब देते नजर आ रहे थे। लाइव चैट के दौरान ही
लोग उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और शान उन पर भड़क गए। अप्रैल 2023 में भी शान उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने एक फोटो पोस्ट की जिसमें वह टोपी पहनकर नमाज पढ़ते नजर आए। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और इन्हें अपना कमेंट बॉक्स ही बंद करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया और कहा कि सोच बदलने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें बताया यह 3 साल पुराना एक वीडियो शूट का फोटो है जो आज ईद के त्योहार पर पोस्ट करने के बारे में सोचा था। मैं हिंदुस्तानी हूं और हर हिंदुस्तानी को ऐसे ही सोच रखना चाहिए और सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। खैर, अब शान ने गाने कम कर दिए हैं लेकिन हमें आज भी उनके गानों का इंतजार है और उम्मीद करते हैं हम जल्द ही उनके गाने सुनेंगे। कैसे अचानक बर्बाद हो गए कसौटी में अनुराग बासु बने सीजैन खान, टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा स्टार जिसने अकेले एक तरफा टीवी पर राज किया, जो अपनी मासूमियत के दम पर घर घर में इतना फेमस हो गया कि किरदार के नाम से पहचाना जाने लगा। लेकिन आखिर क्या हुआ कि उनका करियर बर्बाद हो गया? अचानक क्यों इंडस्ट्री से इतना शानदार एक्टर गुमनाम हो गया? चलिए बताते हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं टीवी के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की में अनुराग बासु का किरदार निभाने वाले सीजैन खान की। सीजैन 28 दिसंबर 1977 को मुंबई में पैदा हुए थे। इनके पिता रईस खान अपने जमाने के मशहूर सितार वादक थे, लेकिन जब सीजैन 3 साल के थे तो पापा उनकी मम्मी और 2 बेटों को छोड़कर पाकिस्तान की एक महिला से शादी करके वहीं बस गए। कॉलेज के समय से ऐसे ही थिएटर करने लगे, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो चेहरे और पर्सनैलिटी को देखकर किसी ने मॉडलिंग करने के लिए बोला तो उसी में किस्मत आजमा ली और मॉडलिंग शुरू कर दी। थिएटर में किसी की नजर इन पर पड़ी होगी तो फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर कर दिया। वह रोल तो उन्होंने किया, लेकिन यह फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो सकी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और एक्टर बनने की राह पर चल पड़े। कई प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटे और 1998 में किस्मत ने साथ दिया। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के सीरियल हसरत में छोटा सा किरदार मिला। इसके बाद इन्हें काम मिलना शुरू हो गया। फिर नीना गुप्ता ने अपने शो पलछिन में किरदार ऑफर किया। यही से एंट्री बालाजी टेलीफिल्म में हो गई और कलीरे सीरियल में भी रोल मिल गया। इसके बाद एक नया शो शुरू करने वाली थी जिसके लिए मैन लीड के लिए बंगाली दिखने वाला एक्टर चाहिए था। जब लुक टेस्ट हुआ तो एकता कपूर को सीजैन पसंद आ गए और 2001 में आए शो कसौटी जिंदगी में इन्हें लीड रोल मिल गया। उसके बाद अनुराग और प्रेरणा की जोड़ी ऐसे हिट हुई कि सीरियल घर घर में छा गया। जिसे कोई पहचानता नहीं था वही सीजैन अनुराग बासु बनकर ऐसा छा गया कि बड़े बड़े लोग उनकी कामयाबी से हैरान हो गए। सीजैन बहुत पॉपुलर बन गए थे और सभी जगह पहचाने जाने लगे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह इंडस्ट्री से गायब हो गए और उनका करियर भी डूब गया। असल में सीजैन अपनी कामयाबी को पचा नहीं सके। लगभग 7 साल तक उनका सीरियल कसौटी चला रहा और उनका जलवा बरकरार रहा, लेकिन फिर उन्होंने कसौटी को लात मार दी। असल में सीरियल की कहानी आगे बढ़ने वाली थी और उन्हें उम्र दराज अनुराग बासु का किरदार निभाने के लिए कहा गया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ गए और किसी भी कीमत पर उम्र दराज अनुराग का किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं हुए और सीरियल छोड़ दिया। और यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हुई। उनको लगता था कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस लीड रोल लेकर उनके आगे पीछे दौड़ने लगेंगे क्योंकि वह टीवी के सुपरस्टार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीरियल छोड़ने के बाद उन्हें किसी ने भी घास नहीं डाली और जो ऑफर आए वह उन्हें समझ में नहीं आए, इसलिए उन्होंने हाँ नहीं बोला। और इस तरह से धीरे धीरे महीने और साल निकल गए, काम नहीं मिला और सीजैन अचानक से बेरोजगार हो गए। लोग भी अचानक उनकी गुमनामी की वजह नहीं समझ सके और इन्हें भूल गए। कभी खबर आई कि वह पाकिस्तान चले गए तो कभी पाकिस्तानी सीरियल में काम करने लगे, लेकिन यह सब झूठ था। 2021 में शक्ति सीरियल से वापसी की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उनका समय निकल चुका था। एक जमाने में टीवी का सुपरस्टार आज मुंबई में ही गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। क्यों इस फेमस सिंगर में ममता बनर्जी को क्रूर और नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा? बॉलीवुड के एक मीठी आवाज के मालिक जिनकी आवाज को कुमार सानू की कापी कहा गया, लेकिन इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। यह न सिर्फ एक गायक बने बल्कि अच्छे होस्ट और राजनेता भी बने। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने ममता बनर्जी को क्रूर, भ्रष्ट और बेईमान महिला कहा और मोदी जी और अमित शाह को ही तानाशाह कह डाला? क्यों इन्होंने बीजेपी ऑफिस में एक आदमी को थप्पड़ मार दिया और आलोचनाओं का शिकार हुए? जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक वर्सेटाइल सिंगर बाबुल सुप्रियो के बारे में। बाबुल सुप्रियो का जन्म 15 दिसंबर 1970 को हुगली के उत्तरपाड़ा में हुआ था। उनके दादाजी मशहूर बंगाली म्यूजिशियन और गीतकार थे और यही वजह थी कि बाबुल सुप्रियो का बचपन से ही गीतों में मन लगने लगा था। बड़े होते होते कई स्कूलों और कॉलेज लेवल कंपटीशन में हिस्सा लिया और सिंगर बनने के सपने देखने लगे। किशोर कुमार के फैन थे, इसलिए उन्हीं के ज्यादा गाने गाया करते थे। लेकिन परिवार चाहता था कि वह इंडस्ट्री में काम न करे, इसलिए उन्होंने परिवार के दबाव में चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। लेकिन यह सब वह ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीधे मुंबई पहुंच गए, जहां जाकर उनका संघर्ष शुरू हुआ और वह म्यूजिक डायरेक्टर्स के चक्कर लगाने लगे। तभी कल्याण जी, आनंद जी के यहाँ से वर्ल्ड टूर के लिए इन्हें कॉल आया और इनका गाना सुनकर इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। इसी दौरान इन्हें शो में आशा भोसले और अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। वहां से आने के बाद अनु मलिक, नदीम श्रवण और बप्पी लहरी ने गाने का मौका दिया और उन्होंने अपना नाम सुप्रियो बैरल से बदलकर बाबुल सुप्रियो कर लिया। 1994 में फिल्म एक था राजा रानी से उनका पहला गाना रिलीज हुआ। इसके बाद उन्हें क्रांति क्षेत्र, प्रेम योग, गद्दार, अग्निसाक्षी, जंग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हिम्मतवर सहित कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उन्हें कुमार सानू की कॉपी बताया जा रहा था और अपनी पहचान नहीं मिल पा रही थी। तभी 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है में उन्होंने सितारों की महफिल में झूमेगा तराना गाना गाया, जो सदी का सबसे सुपरहिट गाना हो गया। इसके बाद तो इन्हें फिल्मों में लगभग सारे गाने गाने के लिए मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने टीवी के लिए यह मेरा घर और कसौटी जिंदगी की का टाइटल सॉन्ग भी गाया।
इसके बाद जीना सिर्फ मेरे लिए, कंपनी, क्या यही प्यार है? अलबेला, हंगामा, चोरी चोरी, चुके चुके, दिल का रिश्ता, अंदाज, हम तुम जैसी फिल्मों में सुपरहिट गाने गाए। साल 2018 में फिल्म लैला मजनू में आखिरी बार उनकी आवाज सुनने को मिली थी। इसके बाद उनकी आवाज कम सुनाई देने लगी। हिंदी के अलावा बाबुल सुप्रियो ने बंगाली, तमिल, कन्नड़, मराठी सहित 11 भाषाओं में गाने गाए। उन्होंने एल्बम के लिए भी गाने गाए, जिनमें तेरे लिए उनकी सबसे सफल एल्बम रही। उन्होंने कुछ बंगाली फिल्मों में अभिनय भी किया। 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके सबको चौंका दिया और 2014 और 2019 के चुनाव भी जीते। इसके बाद 2021 में इन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद यह कई बार विवादों में रहे और ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए कि उनकी बहुत आलोचना हुई। बीजेपी की तरफ से लड़ते हुए इन्होंने ममता बनर्जी को क्रूर, भ्रष्ट और बेईमान महिला कह दिया था, जिसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई। कोलकाता में इन्होंने एक पार्टी को ऑफिस के अंदर आदमी को चाटा भी कर दिया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ और उनकी आलोचना हुई। खैर, बाबुल सुप्रियो के गाने अब ना के बराबर ही सुनाई पड़ते हैं और वह अपने राजनीति में व्यस्त है। हम उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।